सूखी डाली लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। पात्र परिचय पुरुष पात्र दादा करमचंद परेश भाषी मल्लू। स्त्री पात्र परिचय बेला छोटी बहू, छोटी भाभी बेला की सास इंदू की माँ, मझली भाभी मझली बहू, बड़ी भाभी बड़ी बहू। पारो रजवा मिश्रानी। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए उस महान वर्ड की भांति अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उसके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए। उनके दोनों बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोह का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकार हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और आदर होने लगा, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती थी, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में अपनी पोती इंदू ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उनकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है के आने से कुटुंब में इस तालाब में इस प्रकार लहर उठने लगी है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रोंडिव सम्मिलित स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ ना हो तो स्नानागार में बड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज़ वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर थप 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 की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर आमने सामने पहले मझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा जो इंदू की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है।
दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी में स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप। बड़ी बहू क्या कह दिया उसने, इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू कुछ कहो भी। इंदु मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, ग्वार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु बैठक में बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु दोष था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु उस बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला के दिन हुए हैं मुझे अपना काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तो सीख जाएगी। बड़ी बहू सलीका नहीं। इंदु मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। बड़ी बहू हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस वक्त तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहाँ आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों में गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी ग्वाल मिश्रानी 2 दिन तक छोड़ दो, घड़ी भी ना टिकती। बड़ी बहू कहीं उससे ये सब बातें? इंदु और कैसे कही जाती हैं? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। नाक मुँह चढ़ाकर यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम सब हैं गवार। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम ग्वार भी उससे सीख ही लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती हैं। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? इंदु मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या? रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बरबस ही मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने ना जाऊंगी। छोटी भाभी वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है। रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और गज भर की जबान। बड़ी बहू
बात यह है माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया करना और छोटों पर प्यार बरसाना। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है, बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू, आज भाई परेश की यह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू से परेश की वह गत बनाई है कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु बात क्या हुई? बहुत बातें तो मैंने सुनी नहीं और समझ भी नहीं पाई, अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। परेश ने कहा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे पुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है और जो सामान पड़ा था वह उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर? मंजली बहू, छोटी बहू, छोटी भाभी, यह तो। मंजली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया। हाथ मटकार कर ना भाई। मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंजली बहू, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है 24 घड़ी। मंजली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई। मुंह बिचकाकर, जबान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर जब अंग्रेजी बोलती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं? तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भागकर उठा ला और फटकार कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से, परेश ने समझाया नहीं उसे? इंदु, परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई होती है। मंजली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते हैं नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे?
बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटकार कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादाजी आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पास पाँव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भ्रुकुटी तन गई। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना कि बेटा, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उससे वह सरसता ना आएगी जो हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ में एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी क्रोंच पर भी यदि उस समय पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के धान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसमें समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार के अनुभव कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं से वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। भाषी बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चिखाकर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़? हंसते हैं बच्चे, हंसते हैं। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र के प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हों तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश, मैं लज्जित। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ गया। दादा,
हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अंबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ और वह समय अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश जी, दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ क्यों नहीं, झिझकते हो। परेश जी, हाँ, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी के दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती हैं, ताने देती हैं कि तू उसके साथ बिक गया है, तू उसे कुछ भी नहीं समझाता। इधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी बात माने तो। दादा, हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वे समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करते हैं, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन की यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नति, अन्य मनसकता और तिल मिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं। दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी से उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूमता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती हैं और वह केवल ठूंठ रह जाता है, स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं। और मैं सिहर उठता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे। तो तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान मत दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास करो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। उसे वही आदर सम्मान मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझे। दादा, ओ देखो, तुम समय भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। कोई ऐसी बात ना करना जिससे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ लेकर जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ।
शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। परेश, जैसे आपकी इच्छा। चलता है। दादाजी फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात की साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आया। रजवा, रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, फिर आवाज़ देते हैं, रजवा, रजवा। रजवा दूर से जी आई भागती हुई प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों पर और चारपाई पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नानागृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु, दादाजी, दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है और हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अकल से हम सब से निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श करे, मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव भी ना हो कि वह किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर, बेटा, यहाँ कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियाँ हैं। डालियों से ही पेड़ हैं और डालियाँ छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मझली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उसे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद
अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। गला भर जाता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फलें फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श में झूमें और सरसाएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। फिर हुक्का गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर ना मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावें, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी नकल उतार कर। एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को दृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं। दो चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं आता। आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, पल में तोला पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती हैं। छोटी भाभी इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा ना माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठाकर दे दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 100 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट नहीं करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई हूँ। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना। फिर वह गलती नहीं करेगी, ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं, आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूँ तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, चलने को उद्यत होती हैं। बेला, आप बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट ना करूँगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये मांझी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मजली भाभी बाहर के दरवाजे में प्रवेश करती हैं। मजली भाभी,
क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सियानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, देयांतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला अन्य मनसी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? मजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगी। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होगा। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज़ में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मजली भाभी आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल लगे जल्दी जल्दी चली जाती है। मजली भाभी जैसे अपने आप से, परायों का सा? बाहर से मजली बहू के कह कहे की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण ही वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती हैं। इंदु, सच? मजली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा, हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह तक देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंसती हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर, सब ठहाका लगाती हैं। बड़ी बहू, और कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ? मंजली बहू, रसोई की और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया ही था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते? बस ताका किए मुटर मुटर। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? मंजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जंघा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है? मंजली बहू कह कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है। आए तो माई का लाल है, रखे पाव घर के भीतर। सब हंसती हैं। इंदु अंगुली ओंठों पर रखकर, भाभी आ सकती है। हंसी एकदम बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ से बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर, किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं? मंजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिससे एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई।
मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन हंसी के साथ, आप हंसिए, कहे कहे लगाइए, चुपचाप अहाते के दरवाजे के से निकल जाती है। मंजली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक और यही स्थान था बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती है तो हंसती है, दिल से और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। इंदु, किंतु यही एक जगह है पर्दे वाली। मंजली बहू, तुम भूल गई हो, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मजली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती हैं। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठ। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मजली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। मजली बहू, सुनी तुमने, मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, कह कहा लगाती है। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली? मजली बहू उसे अपने हाथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी, मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर? मजली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला आंध्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपरिचित में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। ठहाके मारकर और मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें? बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूँ तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत है कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत है कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर से दरवाजे में प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूँ जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका यहाँ जी नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओह यह बात है। इंदु,
दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती है। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज़ होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वहाँ खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, हैं छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई, मैंने बहू तेरा कहा था पर भाभी नहीं मानी। दादा, इन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। बेला भावावेश के कारण रुंधे हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है।